नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा धारा के प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 रूपक। आइए 10 रूपक पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 10 रूपकस्य रचयिता को अस्ति। 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजयः, आनंदवर्धनः, मम्मटः, भोजः। तो आपको बताना है 10 रूपक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है या ग्रंथकार कौन है। तो कौन है बताइए? धनंजय है। कौन है? धनंजय। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। जबकि आनंदवर्धन ने क्या लिखा है? ध्वन्यालोक लिखा है। मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश लिखा है। भोज ने क्या लिखा है? श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण भी भोज की है। तो कहने का मतलब जब 10 रूपक पूछा जाएगा तो धनंजय का है। किसका? आचार्य धनंजय का है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रूपकों के भेदक तत्व हैं। रूपकों के भेदक तत्व कौन कौन से हैं? अंक, संवाद, रस, रस, नेता, वस्तु, वस्तु, नेता, रंगमंच, रस, कथोपकथन, अंक। तो आपको 10 रूपक के अनुसार रूपक के भेदक तत्व बताना है। तो कौन कौन से रूपक के भेदक तत्व माने जाते हैं? वो हैं रस, नेता, वस्तु। ठीक है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 प्रकार के माने गए हैं, रस, नेता और वस्तु। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 रूपके कति प्रकाशाः सन्ति। 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं? 4, 4, 8, 8, 5, 5, 3, 3। तो बताना 10 रूपक। पहली बात 10 रूपक किसमें विभाजित है? तो प्रकाश में। मान लीजिए अगली बार प्रश्न पूछा गया कि 10 रूपक किसमें विभाजित है, तो आपको क्या बताना है? प्रकाशों में। अब कितने प्रकाशों में है ये आपको बताना है। तो 4 में कि 8 में कि 5 में कि 3 में? तो 4 प्रकाश हैं। 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं? 4 प्रकाश हैं, जो कि आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 4। कितने? 4। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। जबकि पूछा जाए आनंदवर्धन में कितने, वो उद्योतों में विभाजित है। कितने उद्योत हैं? तो 4। और काव्य प्रकाश कितने उल्लासों में विभाजित है? 10। साहित्य दर्पण कितने परिच्छेदों में परिगणित है? तो 10। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य दर्पण किसमें विभाजित है? तो परिच्छेद में। काव्य प्रकाश किसमें विभाजित है? उल्लास में। काव्य 10 रूपक किसमें है? तो प्रकाश में। ध्वन्यालोक किसमें विभाजित है? तो उद्योत में। ऐसे करके आपका बहुत सारे ग्रंथ पूछे जाएंगे, किसमें विभाजित है ये भी पूछा जा सकता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम, यह क्या है? अर्थोपक्षेपक हैं, अर्थ प्रकृतियां हैं, संधियां हैं कि कार्यावस्थाएं हैं। 10 रूपक में ये चारों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताई भी गई हैं। अर्थोपक्षेपक भी 5 होते हैं, अर्थ प्रकृतियां भी 5 होती हैं, संधियां भी 5 होती हैं और कार्यावस्थाएं भी 5 होती हैं। 5 की एक सीरीज है। ठीक है। तो अर्थोपक्षेपक कौन कौन से होते हैं? विस्कंभक, चूलिका, अंक, अंकावतार और प्रवेशक। ये 5 आपके अर्थोपक्षेपक हैं। अर्थ प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं? तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। फिर संधियां पूछी जाए, ये भी 5 होती है। कौन? मुख, प्रतिमुख, गर्भ संधि, अवमर्श संधि और उपसंहृति। ठीक है। या निर्वहन संधि भी होती है। उपसंहृति 5वीं होती है। कार्यावस्थाएं पूछा जाए तो अभी पूछा गया, तो आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागम, ये क्या है? ये कार्यावस्थाएं हैं। तो अगर आपको 5 की सीरीज पता होगी तो आप आराम से बता लेंगे कि आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम ये कार्यावस्थाएं हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूपकम उच्यते अभिनयात, रूपारोपात, वचनात्, संलापकात। तो रूपक कहा जाता है। तो 10 रूपक में रूपक की क्या परिभाषा दी गई है? तो क्या दी गई है? कहते हैं रूपकम रूपारोपात ना, जिस पे आरोपित होता है। रूपक क्या होता है? किसी पे ही, किसी नट पे या किसी पात्र पे आरोप किया जाता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रूपकम रूपारोपात हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। उपरूपकाणि सन्ति। उपरूपक कितने होते हैं? 10, पंचदश, षोडश, अष्टादश। तो आपको बताना है कि उपरूपक, देखिए रूपक
कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। ऐसे उपरूपक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं? तो अष्टादश। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर केवल रूपक पूछा जाएगा तो 10 होते हैं। अब पंचदश क्या? षोडश। चलिए इसकी बात करेंगे। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। उपरूपक 18 होते हैं, ठीक है, लेकिन रूपक केवल 10 ही होते हैं, इसको मत भूलिएगा। 10 रूपकानुसार हम अवस्था नास्ति। 10 रूपक के अनुसार अवस्थान नहीं है। नीताप्ति ही प्राप्त्याशा यत्न पताका। तो 10 रूपक अवस्था नहीं है। कार्यावस्थाओं की बात हुई है अभी अभी, इसके पहले आपने पढ़ा है। तो कौन सी ऐसी अवस्था नहीं है? कौन सी है? नीताप्ति है कि प्राप्त्या यत्न की पताका? पताका होगा ना, क्योंकि बीज बिंद ये अर्थ प्रकृतियां हैं और ये पंच अवस्थाएं हैं, कार्यावस्थाएं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नियताप्ति प्राप्ताशा यत्न फलागम ये सब क्या है? ये अवस्थाएं हैं। जबकि बीज बिंद पताका प्रकृति कार्य क्या है? अर्थ प्रकृतियां हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किम अस्ति ताल लयाश्रयम। ताल लय पर आश्रित होता है क्या? नित्यम, नृत्यम, रूपकम, रूपम। तो भाव पर आश्रित होता है क्या? देख लीजिए, भाव पर आश्रित होता है क्या और ताल पे क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नृत्यम, जो नित्यम है ये ताल लयाश्रम होता है, ताल पर आश्रित होता है, ठीक है। और जो नित्यम होता है ये क्या होता है? कहते हैं अन्य भावाश्रम, ये भाव पर आश्रित होता है। किस पर? ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये भाव पर होता है, ये ताल पर होता है, ठीक है। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा कि ताल लयाश्रम पूछा जाएगा तो नित्यम, और भाव पर आश्रित पूछा जाएगा तो नृत्यम। इसका अंतर जरूर जानिएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा क्या? नृत्यम, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 रूपक कारक से रस सिद्धांतो अस्ति। 10 रूपक कार के रस सिद्धांत, मतलब जो 10 रूपक कार हैं अर्थात धनंजय या धनिक, उन्होंने किस रस सिद्धांत को माना है? उनका रस सिद्धांत क्या है? अभिनव गुप्त सम्मतः, अभिनव गुप्त द्वारा जो मानित रस सिद्धांत है वो है कि आनंद वर्धनानुगतः, आनंद वर्धन द्वारा जो है रस वो है रुद्रटानुगतः, कि रुद्र द्वारा अनुमानित रस है, या भट्ट नायकानुमत, जो भट्ट नायक रस सिद्धांत मानते वो है। तो आपको बताना आचार्य धनंजय जो हैं कौन सा रस सिद्धांत मानते हैं, किसके रस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है? तो ये जानिए भट्ट नायक के। किसके? भट्ट नायक के। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, हाँ। तो विकल्प डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। भट्ट नायक के रस सिद्धांत को माना है। एकमेव पात्रम सर्वम नाट्य वस्तु प्रस्तौति। कहते हैं कि एक ही पात्र सभी नाट्य को प्रस्तुत करता है। ये डी में है कि प्रकरण में है कि व्यायोग में कि भाड़ में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही पात्र सभी नाटकों में वही अकेले ही सब कुछ बताता है। अपना बात भी करता है, उत्तर भी दे लेता है, सवाल भी कर लेता है, सारा कुछ कर लेता है। तो डी में होता है कि प्रकरण में कि व्यायोग में कि भाड़ में? भाड़ में क्या होता है? भाड़ क्या है? रूपक है। क्या है? एक रूपक है और ये एक अंकों का है, एक अंक का होता है, एक ही पात्र होता है, वो सवाल भी करता है और जवाब भी दे लेता है, तो सब अकेला करता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाड़, ठीक है। अब देखिए रूपकाणि कति, रूपक कितने होते हैं? 6, 10, 8, 12। तो बताना है रूपक। अभी पूछा गया था उपरूपक कितने होते हैं, तो बताया गया 18, ठीक है। अब पूछा गया रूपक कितने होते हैं, तो 10 रूपक ही नाम है। जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? 10 रूपक। तो रूपक कितने होते हैं पहले बता गया 10, तो 10 मिलाएंगे तो 10 रूपक बन जाएगा। और 10 रूपक की इसमें चर्चा हुई है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा 10, ठीक है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हास्य प्रधान रस इतिवृत्त वाला है। ऐसा इतिवृत्त जिसमें हास्य प्रधान रस हो, जिसमें हंसी मजाक खूब हो, वो प्रकरण है या अंक है या प्रहसन है या भाण है? तो ये आपको बताना है। हंसी मजाक हास्य रस प्रधान कहाँ होता है? प्रकरण में होगा कि अंक में होगा कि प्रहसन में कि भाण में? देखिए प्रकरण 10 अंकों का एक नाटक के अंतर्गत ही आता है प्रकरण, या कह सकते हैं रूपक के अंतर्गत आता है ना। 10 अंक होता है इसमें श्रृंगार रस प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अंक आएगा, अंक में ऐसी कोई बात नहीं है। प्रहसन में क्या है?
प्रहसन में ही हास्य रस की प्रधानता। प्रहसन हास परिहास, जहाँ हास परिहास की बात हो वही प्रहसन है। और भाण अभी बताया गया एकाकी होता है, एक ही अकेला एक पात्र होता है, विट विट होता है, पात्र का नाम है विट, वही होता है, वही सब सवाल जवाब पर पूरा नाटक कर जाता है। तो प्रहसन ऐसा है जो हास प्रधान रस इतिवृत्त वाला है। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है? हाँ, प्रहसन का उदाहरण आप लोग बताइए, हम क्या बताएंगे। देखिए इसका है सागर कौमुदी और धूर्त चरितम कंदर्प केल। कंदर्प केल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कंदर्प केल ये पूछा जाता परीक्षाओं में। धूर्त चरितम भी है, कंदर्प केल भी है, ठीक है, आप लोग भी जानिएगा। और धूर्त चरितम भी है और सागर कौमुदी भी है। और भी प्रश्न मिलेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो विकल्प डी सी आपका सही उत्तर होगा। आइए, भाण है, क्या है? रत्नावली, मुद्रा राक्षस, धूर्त समागम, चंद्रकला। तो आपको उदाहरण बताना है कि भाण का उदाहरण क्या है। रत्नावली है क्या? मुद्रा राक्षस है क्या? धूर्त समागम है या चंद्रकला है? देखिए रत्नावली क्या है? एक नाटिका है 4 अंकों की, ठीक है। किसने लिखा है? भास ने। अच्छा, भट्ट नारायण की। अच्छा, हर्षवर्धन की है। अच्छा अच्छा, चलिए हमको नहीं पता था क्या। हाँ, किसकी है? हर्ष, हाँ सही कही। एक हर्ष है श्रीहर्ष, एक है हर्षवर्धन। हाँ, मुझे भास याद आ रहा, प्रतिमा नाटक वगैरह के। तो रत्नावली हर्षवर्धन की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की है। ध्यान रखिएगा, पता चला ऐसे ही खूब रटा रहे बाद में भूल जाए। ये क्या है? ये भाड़ है। धूर्त समागम क्या है? यही भाड़ है, ये उदाहरण है। अच्छा, रत्नावली में क्या है? 4 अंक हैं, ठीक है। और ये क्या है? नाटिका है। क्या है? मुद्रा राक्षस में क्या है? 7 अंक हैं। कितने? ये है एक नाटक है, ठीक है। क्या है? नाटक है। लेकिन धूर्त समागम क्या है? ये भाड़ है, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि भाड़ का उदाहरण बताइए, तो क्या बताएंगे? धूर्त समागम। विकल्प सी सही उत्तर होगा। और भाड़ के अगर और उदाहरण हो तो उसे भी कलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे पास तो लीला मधुकरम भी है। क्या है? लीला मधुकरम भी है, बाकी और भी देख लीजिएगा। धूर्त समागम, लीला मधुकरम। भाड़े नायकः कः विटः चेटः राजा विदूषकः। भाड़ में नायक हो कौन होता है? अभी आपको बताया गया है। भाड़ में विट नायक है कि चेट की राजा की विदूषक? तो बताया गया ना, विट होता है। कौन होता है? विट। विकल्प ए सही उत्तर होगा। 1 अंकों का होता है, विट होता है। एक सबसे इसकी खास बात है, एक ही पात्र होता है। कितने पात्र होते हैं? 1 पात्र होते हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, विट। विट नायक होता है। अधोलिखितेषु को अस्ति सट्टकः। इसमें से सट्टक क्या है? रत्नावली है, मालविकाग्निमित्रम है, कर्पूर मंजरी है, विक्रमोर्वशीयम है। इनमें से सट्टक कौन है? सट्टक क्या है? उपरूपक है। 18 उपरूपक में एक सट्टक भी आता है। तो सट्टक कौन से इसमें? रत्नावली क्या है? एक नाटिका है। मालविकाग्निमित्रम क्या है? नाटक है। कर्पूर मंजरी क्या है? सट्टक है। विक्रमोर्वशीयम क्या है? त्रोटक है, जो कि नाटक के ही अंतर्गत माना जाता है। तो कर्पूर मंजरी आपकी सट्टक है, उपरूपक में आती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकरणे कति अंकाः भवन्ति। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 7, 5, 10, 4। तो प्रकरण आपको बताया गया, जैसे आपका मृच्छकटिकम है, ये एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कवि कल्पित होता है, इसमें गणिका नायिका होती है, कुलजा भी न गणिका भी। धीर प्रशांत नायक होता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 अंक होते हैं। नाटक का नायक होता है, जो नाटक है जैसे विज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, उत्तरामचरितम इत्यादि, इसके नाटक के नायक कौन होते हैं? धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात, धीरोधत्त। तो नाटक के नायक कौन होते हैं? धीरोदात हमेशा होते हैं। जबकि प्रकरण के नायक धीर प्रशांत होते हैं। नाटिका के नायक जनरली धीर ललित होते हैं। और धीरोधत्त किसमें है? वेड़ी संहार आपने पढ़ा होगा, भीम धीरोधत्त नायक है, ठीक है। परशुराम है, जो थोड़ा क्रोधित वाले होते हैं। विकल्प फिलहाल सी सही उत्तर होगा। क्या? धीरोदात्त नाटक के नायक होते हैं। 10 रूपकानुसारेण वीथि अस्ति। 10 रूपक के अनुसार वीथि है। वृत्ति ही, अभिनय, संधि ही, रूपकम। तो क्या है 10 रूपक के अनुसार वीथि क्या है? वीथि में कैसी वृत्ति होती है? वीथि में कैसी वृत्ति होती है?
कैसे की वृत्ति होती है? वृत्ति के बारे में जान लीजिए। वीथी में एक संख्या होती है, जैसे भाड़ होता है वैसे ही वीथी भी होती है। दो संधियाँ होती है, मुख और निर्वहण संधियाँ। वीथी में दो संधियाँ मिलती हैं, कौन कौन? मुख और निर्वहण। एक या दो पात्रों के द्वारा वीथी की योजना होती है। तो वीथी क्या है? रूपक है भाई, रूपक ही है ना। 10 रूपकों में वीथी की भी गणना आती है, वो प्रकार में आता है ना, प्रकार में, भेदों में आता है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीथी रूपक है। क्या है? रूपक है। विथ्याम अंक संख्या स्यात्। वीथी में कितनी संख्या होती है? 1, 5, 3, 6 अभी बताया गया है। 1, 5, 3, 6। वीथी भी भाड़ की तरह होता है, बताया गया है। कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होता है। कितने अंक होते हैं? एक ही अंक होता है, भाड़ की तरह ही होता है, यही बताया गया ना। कैश की वृत्ति होती, वृत्ति पूछी जाएगी तो कैश की होती है। संख्या एक होती, वीथी में संख्या एक है, और दो संधियों की बात होती है। कौन कौन? निर्वहण और मुख ना। हाँ, बस दो संधियों की बात होती है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 रूपकेषु नास्ति। 10 रूपकों में नहीं है भाड़, अंक, डीम, षट्टकः। तो आपको पता है उपरूपक है षट्टक, तो जाहिर सी बात है कौन नहीं होगा? डी नहीं होगा। 10 रूपकों का नाम बता दीजिए आप लोग। नाटक। हाँ हाँ बताइए। नाटक, जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते हैं। हाँ, भाड़, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार ना। व्यायोग, समवकार हो गया। हाँ, समवकार, वीथी, अंक, इहावरी ना। अब देखिए वीथी आ गया। इसके पहले हम लोग प्रश्न किए थे ना, वीथी क्या है? रूपक है। अगली बार पूछ रहे समवकार क्या है? रूपक है। तो ये 10 रूपक हैं, जिसमें से देखिए भाड़ भी है, अंक भी है, डीम भी है, क्या नहीं है? षट्टक नहीं है। षट्टक क्या है? उपरूपक है। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप जान ही जाएंगे षट्टक उपरूपक है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो 10 रूपक को जानिए, 18 उपरूपक को भी जानिए। तो बस आज इतना ही। 10 रूपक के प्रश्नोत्तरी आगे फिर से हम लेकर आएंगे। नमः संस्कृताय।